हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 1। इसके हम लोग 10 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद रखिएगा। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए मॉडल सेट रेडी हो रहा है, उसका नोटिस आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा कि कब से वो क्लास चलेगा। अभी आप लोग सब्जेक्टिव जितना हो सके याद कर लीजिए, और लास्ट समय में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना बाकी रह जाएगा। ओके, और जो लड़के पहली बार चैनल पे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, ताकि वो भी एक तैयारी मुफ्त में और बेहतर तैयारी कर सके, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में होती है। तो इस वीडियो में हम लोग लगभग 10 क्वेश्चंस करेंगे विथ होमवर्क। जैसे कि आपको पता ही है कि एक होमवर्क भी हम देते हैं, क्वेश्चन 2 भी दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके मन में ये संदेह होगा कि सर जितना करवा रहे हैं कि उतना से ही हो जाएगा, तो मैं अक्सर वीडियो में कहता हूँ कि पहले आप इसे कर लीजिए, उसके बाद आपको जो उचित लगे वो कर लीजिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्वपोषी और विषमपोषी यानी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में क्या अंतर है। मैं पूरा प्रयास करूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बोलने का। और अगर कोई लड़का इंग्लिश मीडियम वाला है तो वो गूगल लेंस से इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके उसको ट्रांसलेट कर लेगा। ठीक है, सेम यही चीज़ वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है गूगल लेंस में ले जाके। ओके, तो आइए, अगर आप इसकी परिभाषा भी केवल लिख देते हैं पैराग्राफ चेंज करके, तो उसका काम हो जाएगा। तो इसके आंसर को देखते हैं कि स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण होता है। जबकि विषम पोषी पोषण में यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, पोषण को न्यूट्रिशन बोलते हैं, में दूसरे जीवों द्वारा, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थ का अंतः ग्रहण किया जाता है या होता है। ठीक, आराम से आप इसको एक शब्द में समझने का प्रयास कीजिए। ये ऑटोट्रॉपिक है, ये हेटेरोट्रॉपिक है, यानी स्वपोषी और विषमपोषी। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये दूसरे पे निर्भर रहते हैं। ठीक, इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा ग्रीन प्लांट यानी हरा पौधा, और इसमें जितना जीव जंतु है वो सब हो जाएगा। बस आप नॉर्मल सभी परिभाषा याद करके लिख देंगे, और एग्जाम्पल के साथ ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल बायोलॉजी में और डायग्राम, ठीक ना, डायग्राम बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान में अगर डायग्राम आप बना देंगे तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। अमाशय यानी स्टमक में अम्ल कौन होता है भाई, तो HCl होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से एक तैयार हो गया कि हमारे अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमाशय स्टमक को बोलते हैं, स्टमक को, और अग्नाशय पेनक्रियाज को बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदी में थोड़ा नाम एक ही जैसा है। आप इंग्लिश वाले टर्म को देख सकते हैं, जो जिनको हिंदी में दिक्कत है आप इंग्लिश वाले टर्म से आराम से उसको तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिटा दें, नहीं तो फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को समझने में। अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक तैयार हो गया कि पेप्सिन की एंजाइम किस चीज़ के साथ आपको प्राप्त हो रहा है, HCl के साथ। कहाँ हो रहा है, तो अमाशय में यानी स्टमक में। यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देता है, कौन, HCl। और इसी का स्राव जब ज़्यादा होने लगता है, जब आप देखते हैं कि आपको भूख लगता है, ठीक, तो कुछ देर के बाद आपके पेट में दर्द होने लगता है, तो वो दर्द इसी के वजह से होता है क्योंकि इसका जो स्राव है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक, और अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो पेट में दर्द होने का भी ज़्यादा आपको एडमिट करना पड़ जाएगा। इसीलिए पेट को कभी भी पूरी तरह से खाली मत रखिएगा, कुछ ना कुछ एक बिस्किट ही खा लीजिएगा, लेकिन पेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं तो ये जो HCl है, जहां आप कीटाणु को मारने का काम कर रहा है, वो आपको मारने का काम करने लगेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी क्वेश्चन है, और मुझे सबको देखना है कि जो लड़के कुछ नहीं पढ़े हैं वो आराम से नोट्स बना के भी पढ़ सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को बहुत लड़के कर भी रहे हैं, कहने का ये तो बात है नहीं। जो सिंसियर है वो कर रहा है, जिसको ना अभी चिंता है ना आगे चिंता है, तो भैया आप अपने जीवन का नैया का स्वयं जिम्मेवार हैं। मेरा काम है बस और बस आपको रास्ता दिखाना, चलना है कि नहीं चलना है ये आपकी मर्जी पे निर्भर करता है। पाचक एंजाइम यानी डाइजेस्टिव एंजाइम का वर्क बताना है यानी कार्य बताना है। तो पाचक एंजाइम प्रोटीन को, ठीक, किसको,
प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल में एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से हो गया। देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे हो गया, सब्जेक्टिव में ही, एक मिनट मिटा दे थोड़ा, जो लड़का ध्यान से सुन लेगा उसका बहुत चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। प्रोटीन को किस चीज़ में बदल रहा है, अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल के साथ साथ ग्लिसरॉल में। अब दोनों में से ऑप्शन में ज़्यादातर ग्लिसरॉल देता है, याद रखिएगा, तो आपको ग्लिसरॉल ही याद रखना है ज़्यादातर। अगर बाई द वे ये नहीं देगा तब आप वसीय अम्ल को टिक कीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव यानी जल में रहने वाला जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार हेल्पफुल है यानी लाभप्रद है। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं कि जलीय जीव में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग शोषण के लिए किया जाता है, जबकि स्थलीय जीव वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करता है। ठीक, चूंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से कम है, इसलिए जलीय जीव की श्वसन दर स्थलीय जीव की श्वसन दर से अधिक होती है। ऑब्जेक्टिव भी लास्ट लाइन में आपको मिल गया। ठीक, इसका आंसर एकदम, ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब का सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी आया है। और सबसे आप लोगों के लिए शानदार बात यही है कि क्वेश्चन रिपीटेड बहुत होता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है मनुष्य में। तो मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन हमारे रुधिर यानी ब्लड में उपस्थित वर्णक यानी पिगमेंट हीमोग्लोबिन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से बंध जाता है तथा उसे फेफड़े तक ले जाता है, जहां से वह सभी कोशिका को पहुंचा देता है। मतलब ऑक्सीजन की सहायता से हीमोग्लोबिन ब्लड को सभी हिस्सों में पहुंचा देता है, यानी ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन गैस जल में घुलनशील होने के कारण रुधिर में घुल जाता है तथा श्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक, आराम से याद रखिएगा, ऑक्सीजन वाला ज़्यादा पूछता है। ठीक ना, कि ऑक्सीजन को हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्सों में पहुंचाने का काम किसका है, तो किसका है, तो हेमोग्लोबिन करता है, लेकिन ऑक्सीजन के उपस्थिति में, अनुपस्थिति में नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो ये ले कहाँ से जाएगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदे नहीं रहेंगे, ले जाना ले आना तो बाद में। आइए अगला क्वेश्चन, स्तनधारी तथा पक्षी में ऑक्सीजनेटेड तथा डीऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। ठीक ना, तो आइए आंसर को देखते हैं कि स्तनधारी तथा पक्षी में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर यानी ब्लड को अलग करना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षता ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। स्तनधारी तथा पक्षियों को अपने शरीर का ताप नियंत्रण करने के लिए, ठीक है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लाइन में, ताप नियंत्रण यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन में ये आ सकता है एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव में कि स्तनधारी तथा पक्षी को अपने शरीर का ताप नियंत्रण करने के लिए क्या चीज़ का जरूरत है, तो उच्च ऊर्जा का, जो उन्हें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा से ही प्राप्त होती है। तो यहाँ आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव इसमें जो आ रहा है उसको ध्यान में रखिएगा। जहाँ ऑक्सीजन अगर आप लोग नोट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव तो वहाँ नोट भी कर सकते हैं। आइए 7 नंबर क्वेश्चन, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। ठीक, तो वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक, वृक्काणु जो है वृक्क यानी किडनी का कार्यात्मक इकाई होता है, यानी फंक्शनल इकाई होता है। कौन होता है, नेफ्रॉन। प्रत्येक वृक्काणु रुधिर को छानता है, यानी ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है यहाँ पे, तथा मूत्र का निर्माण करता है। ठीक, आप लोग देखते होंगे कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो एक अलग से प्लास्टिक में लेके घूमते हैं, क्यों, क्योंकि उनका किडनी फेलियर के रूप में अब रूप ग्रहण कर रहा है। वृक्काणु को निम्नलिखित भाग होते हैं, पहला एक बुमेन संपुट ग्लोमेरस के साथ, एक लंबी नलिका। ठीक, आइए इसके कार्य यहाँ पे आपको मेंशन है, इसमें से आपको 2-3 ही याद करने हैं।
ठीक ना, ज़्यादा नहीं, 2 से 3। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो आधा नंबर तो आपका यहाँ से हो गया, ठीक, 2.5 नंबर यहाँ से हो गया। 2.5 नंबर के लिए आप अगर 3 पॉइंट लिख दे रहे हैं तो भी आपका काम, इसमें से चाहे से 3-4 को पॉइंट है, आप बस 3 ही लिखिएगा, बिना मतलब का पगलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन, मूत्र बनाने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? तो मूत्र बनाने की मात्रा का नियमन पुनर्शोषण क्रिया द्वारा होता है। मूत्र में जल की मात्रा शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय एवं उत्सर्जित करता है, इस पर निर्भर करता है। कितना फिल्ट्रेट करेगा, फिर जितना छानेगा गंदा उतना ज़्यादा होगा, बस लॉजिक से मैजिक कीजिए। आइए 10 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क कि मनुष्य के पाचन तंत्र का पूरा व्याख्या के साथ विथ डायग्राम, डायग्राम यानी चित्र के साथ आपको कॉपी में बना के रेडी रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और आज हम लोग केवल 10 ही क्वेश्चन करते हैं, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन हुआ, क्योंकि वीडियो अब लगभग रोज आने की स्थिति में है। बाय द वे, अगर कभी कुछ ऐसा घट जाता है, कभी कोई, अब भगवान थोड़ी हैं हम भी, तो उसका नोटिस आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। और आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना है। जो भी सूचना हो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, फेसबुक से मिल जाएगा, इंस्टाग्राम से, जहाँ से भी संभव होगा आपको मिलते रहेगा। बस आप लोग नियमित रूप से का मतलब एकदम सिंसियर होकर पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। सारे जो पर्व हैं वो अब बीत चुके हैं, तो अब आपको मन से तैयारी करना है और अच्छे से लग जाना है। तो मिलते हैं कल, आपका इसी का पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2, ठीक, इसी चैप्टर का पार्ट 2। ये चैप्टर नंबर 1 था, यानी लेसन नंबर 1 था बायोलॉजी का। कल हम लोग इसी का पार्ट 2 करेंगे, उसमें भी लगभग 9 से 10 क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।